गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे। इसकी पहली क्लास में हमने संसाधनों का अर्थ और उनके प्रकारों को समझा था, जिसमें हमने देखा था कि जो संसाधन होते हैं वो पर्यावरण की उन विशेषताओं या उन वस्तुओं को हम कहते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने और सक्षम करने में सहायक होते हैं। मानव उन पर भरोसा करता है और उसकी उपयोगिता को पहचानता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो कुल मिला के जो संसाधन हैं वो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण को यदि हम देखें तो संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो हमने पिछली क्लास में विभिन्न आधारों पर देखा था, जिसमें हमने उत्पत्ति के आधार पर उसको दो भागों में बांटा था, उपयोगिता के आधार पर, विकास के आधार पर, वितरण के आधार पर। आज हम इन सभी जो वर्गीकरण है उनको उदाहरण सहित आगे समझेंगे। हम फर्स्ट देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम संसाधनों को देखें तो उत्पत्ति के आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैविक बायोटिक और अजैविक एबायोटिक। अजैविक संसाधन को हम भौतिक संसाधन भी कहते हैं। जैविक संसाधन वो संसाधन हैं जो हमारे पर्यावरण के आसपास जो भी आपके जीवित तत्व हैं जिनमें एक संज्ञान होता है, जैसे आपके प्राकृतिक वनस्पति हैं, जीव जंतु हैं, घास हैं, झाड़ियां हैं, मैदान हैं, शैवाल हैं, जिनमें जीवात्मा होती है, ये सभी आपके जैविक संसाधन हैं वो कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि धरातल पर पाए जाने वाला जितना भी फ्लोरा और फना है ये हमारे जैविक संसाधन है, बायोटिक रिसोर्सेस होते हैं। अजैविक, इनको हम भौतिक संसाधन भी कहते हैं। धरातल पर पाए जाने वाले आपके वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल पर जितने भी भौतिक तत्व हैं, जिसमें हम खनिज पदार्थ हैं, मिट्टियां हैं, जलाशय हैं, सूर्यताप है, वर्षा है, आर्द्रता है, सागरीय लहरें हैं, ज्वार भाटा है, ये सभी हमारे भौतिक तत्व या भौतिक रिसोर्सेस कहलाते हैं। और जैविक तत्वों में हमारे फ्लोरा और फना को हम इंक्लूड करते हैं। जितने भी हमारे मिनरल्स हैं, जितने भी हमारे जेम्स हैं, ये सारे एबायोटिक रिसोर्सेस हैं। और बायोटिक में हम फ्लोरा और फना को इंक्लूड करते हैं। साथ ही जल में रहने वाली जो शैवाल है वो भी हमारा बायोटिक रिसोर्स कहलाता है। दूसरा हम देखते हैं जो आधार है संसाधनों को बांटने का, वो आधार है स्वामित्व के आधार पर। इसको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप। मतलब किसी व्यक्ति की किसी वस्तु या किसी पदार्थ पर जब स्वामित्व या अधिकार होता है तो उसके आधार पर हम रिसोर्सेस को मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला जो आधार है वो है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन हम किसको कह सकते हैं? व्यक्तिगत संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिस पर किसी परिवार या किसी व्यक्ति विशेष का निजी रूप से उस पर स्वामित्व होता है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो निजी संपत्ति है, परिवार है, भूमि, भवन, नकद धनराशि है, उसकी बैंक में जो जमा धनराशि है, ये सभी आपके व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इन्हीं संसाधनों के माध्यम से मनुष्य है वो अपना जीवन व्यतीत करता है, साथ ही साथ अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसकी भरपाई करता है, उसकी पूर्ति करता है। इसी के साथ व्यक्ति विशेष का जो अपना शरीर है, उसकी शिक्षा है, उसका मानसिक स्थिति है, उसका उत्तम चरित्र है, ये भी व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति की सुगठित शरीर है, उसका सुंदर स्वास्थ्य है, मानसिक क्षमता है, दक्षता है, उत्तम चरित्र है, ये सभी गुण मानवीय संसाधनों में जब हम उसकी मात्रा और गुण को देखते हैं तो इन संसाधनों को हम मानवीय संसाधनों के अंतर्गत इंक्लूड है वो करते हैं। दूसरा जो स्वामित्व के आधार पर हमने संसाधनों को बांटा है वो है हमारे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय
संसाधन के हम अंतर्गत हम किसी प्रदेश या राष्ट्र के समस्त नागरिकों के व्यक्तित्व और संसाधनों का योग और उस राष्ट्र की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको हम इसके अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। मतलब जो व्यक्ति विशेष हैं वो व्यक्ति विशेष के जो संसाधन हैं वो भी राष्ट्र के संसाधन हैं, वो कहलाएंगे। जब व्यक्ति से ऊपर उठकर जब बात राष्ट्र पे आती है तो वो राष्ट्र के संसाधन हैं, वो बन जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है, हमारी सरकारें हैं, हमारा जो सैन्य शक्ति है, नागरिकों का जो उत्तम चरित्र है, देशभक्ति है, इवन जो पेट्रियोटिटी है हमारी, वो भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत इंक्लूड है, वो हम करते हैं। तीसरा जो संसाधन है वो है विश्व के संसाधन। ये हम स्वामित्व के आधार पर देख रहे हैं, इसके पहले हमने इनको उत्पत्ति के आधार पर देखा था। जो समस्त संसार में पाई जाने वाली जितनी भी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं हैं, और जब इन सभी भौतिक और अभौतिक कौन सी हुई, यही जो हमने पहले देखी थी। भौतिक में हमारी जो अजैविक जो तत्व हैं वो आएंगे और अभौतिक में जो हमारे बायोटिक तत्व हैं वो आएंगे। ये दोनों तत्व मिलकर क्या करते हैं, मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करते हैं, साथ ही साथ उसकी समृद्धि और कल्याण में भी उपयोगी होते हैं। इसमें संसार के सभी राष्ट्रों के संसाधन को हम इसमें इंक्लूड है वो करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय में हमने जो व्यक्ति विशेष के संसाधन थे उसको इंक्लूड किया था, और विश्व के जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो किसी राष्ट्र के जो संसाधन हैं वो विश्व के संसाधन हैं, वो बन जाते हैं। तो ये हुआ, हमने जो देखा वो देखा स्वामित्व के आधार पर। तीसरा जो वितरण है वो है जो संसाधन है वो है वितरण के अनुसार, यानी कि वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की, कौन सा संसाधन है वो कहाँ मिल रहा है उसके आधार पर अगर हम संसाधनों को देखें तो हम इसके आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो संसाधन है वो सर्वसुलभ। सर्वसुलभ का मतलब होता है वो संसाधन जो हमें हर जगह पर, हमको संसार के हर कोने में जो संसाधन हमको प्राप्त होते हैं वो सर्वसुलभ संसाधन की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत हम विशेष करके जो हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि ये सर्वसुलभ है। आप किसी भी स्थान पर चले जाइए, आपको इन गैसों की अवेलेबिलिटी वो होगी। कोई भी विश्व का ऐसा स्थान नहीं है जहां पर ये गैसें प्राप्त हमको नहीं मिलती है, हमको दिखाई नहीं देती है। तो सारी जो गैसें हैं उनको हम सर्वसुलभ संसाधनों के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। दूसरा जो संसाधन है वो है हमारा सामान्य सुलभ, यानी कि वो संसाधन जो सर्वव्यापी नहीं है, समस्त स्थानों पर नहीं मिल रहा है, पर सामान्य रूप से हमें वो हर जगह पर मिल जाता है। जैसे कि कृषि उत्पादन योग्य भूमि है, इसके बाद मिट्टी है, आपका जल है, इसके बाद चारण भूमि है। ये संसाधन ऐसे हैं जो हमको सर्वसुलभ नहीं परंतु सामान्य रूप से सुलभ हो जाते हैं। तीसरे जो संसाधन हैं उनको हम विरल संसाधन कहते हैं, जो सामान्य रूप से हर जगह पर उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे हमारे जितने भी खनिज संसाधन हैं, आपका जितने भी आपके धात्विक और अधात्विक खनिज हैं जो हमें सामान्य रूप से हर जगह पर प्राप्त नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डूंगरपुर है, इसमें डूंगरपुर में हम जब कोयला और पेट्रोलियम की बात करते हैं तो हमको डूंगरपुर में कोयला और पेट्रोलियम प्राप्त नहीं होगा। ये कुछ विशिष्ट राज्य हैं भारत के, वहीं हमको मिलेगा। इसी तरीके से विश्व में भी, विश्व के हर देश में आपको कोयला पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, कुछ देशों में ही इसकी प्राप्ति होगी। तो विरल संसाधनों में विशेष करके जो हमारे खनिज संसाधन हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं, जो कि विश्व के हर भाग में हमको सामान्य रूप से सुलभ नहीं होते हैं अपितु विरल रूप से उपलब्ध होते हैं। और चौथा जो वितरण के आधार पर हम बात कर रहे हैं उसमें चौथा जो संसाधन आता है वो है एकल संसाधन। एकल संसाधन वो संसाधन होते हैं
जो विरल रूप से भी उपलब्ध नहीं होते हैं। ये विश्व में मात्र 1-2 जगह होती हैं जहां पर विरल संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसका उदाहरण मैंने यहाँ बताया है कि जो क्रायोलाइट धातु है ये विश्व में सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में ही मिलता है, बाकी कहीं नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के संसाधनों को हम एकल संसाधन या विरल एकल संसाधन कहते हैं, जो विश्व में 1-2 जगहों पर ही हमको उपलब्ध हो पाते हैं। चौथा जो संसाधन है उसको हम बांटते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर यानी कि उपयोग की दृष्टि से संसाधन किस तरीके से हैं, कैसे हैं। तो पहला उसमें जो उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन का मतलब होता है कि कोई संसाधन जब तक प्रयोग में नहीं लिया जाता है तब तक वो अप्रयुक्त कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में जब पश्चिमी यूरोपियन देशों के लोग जाकर नहीं बसे थे। क्या था कि आपका जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ पर सर्वप्रथम जो यूरोपियन लोग हैं वो यहाँ पर गए, तब जाके यहाँ जो उत्तरी अमेरिका में जो आपका झीलीय प्रदेश है, इस झीलीय प्रदेश में जितने भी खदानें हैं, जिसमें विशेष करके जो कोयला प्राप्त होता है, वो कोयले के भंडार वहां पहले से मौजूद थे और वो अप्रयुक्त थे। जब तक यूरोपियन लोग यहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ नहीं गए और उसकी खोज नहीं हुई, तब तक ये संसाधन उन आदिवासियों को, जो यहाँ पर रेड इंडियंस अमेरिका में जो ऑलरेडी आदिम जनजातियां रहती हैं, उनके लिए ये संसाधन अप्रयुक्त संसाधनों की श्रेणी में आते थे। उसी प्रकार दूसरा जो संसाधन है वो कहलाते हैं आपके संभाव्य या विभव संसाधन। इसका मतलब होता है कि वो संसाधन जो संसाधन के रूप में पहचाने तो गए हैं, परंतु उनका उपयोग है वो भविष्य में, आने वाले भविष्य में उनका प्रयोग और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, वो होते हैं संभाव्य, जिनकी संभावना है संसाधन और अधिक संसाधन के उपयोग के रूप में उनको लाने की। तो वो संसाधन कहलाते हैं संभाव्य संसाधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे भारत की नदियां हैं, जिनका जल प्रतिवर्ष जब मानसून सीजन आता है तो बहकर समुद्र में चला जाता है। अगर ये जो भारत में बहती हुई नदियां हैं, उनका अगर हम सही उपयोग करें तो इसका उपयोग जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। इसी तरीके से अफ्रीका में भी जल विद्युत के संभाव्य रूप से बहुत अधिक भंडार हैं, जिनका उपयोग जल विद्युत उत्पादन के रूप में किया जा सकता है। तो नदियों पर बांध बना के इनका उपयोग हम जल विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं। हालांकि हम अभी कर रहे हैं, पर इतना नहीं कर रहे हैं जितना उनका उपयोग है वो होना चाहिए। और तीसरे प्रकार के जो संसाधन हैं वो कहलाते हैं अज्ञात संसाधन या गुप्त संसाधन। इनका हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ या ये वस्तुएं वो होती हैं जिनका उपयोग करना मनुष्य को अभी पूरा मालूम नहीं है। जब तक किसी पदार्थ का प्रयोग और गुण मालूम नहीं होता, तब तक वह अज्ञात या गुप्त संसाधन कहलाता है। मतलब अभी तक उस संसाधन के गुण के बारे में हमको पता नहीं है, तो वो संसाधन जो है वो गुप्त संसाधन कहलाता है। देखिए अप्रयुक्त में तो क्या था, पहले अप्रयुक्त था, अब प्रयोग होने लगा है, जबकि ये क्या है, अज्ञात है। अभी भी कुछ मतलब जगह है ढूंढनी बाकी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रबर का वृक्ष, जो अमेजन बेसिन के निवासियों के लिए सैकड़ों वर्षों तक ज्ञात था, परंतु उसका प्रयोग जब तक ज्ञात नहीं हुआ तब तक वो अज्ञात संसाधन है वो कहने लगा। इसी तरीके से पेट्रोलियम भी 18वीं शताब्दी तक अज्ञात था, परंतु अंतर्दहन इंजन का आविष्कार होने के बाद लोगों को यह ज्ञात हुआ कि पेट्रोल का प्रयोग ईंधन की तरह ही किया जा सकता है। इसी प्रकार आदिम काल में जो छुरी, कुल्हाड़ी आदि बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, वे धातु का उपयोग करने लगे और धातु के औजार बनाकर आपके काम में लिए जाने लगे। इसी प्रकार एक संसाधन है आपका यूरेनियम, ठीक है, ये आपका ऊर्जा उत्पन्न करने वाला संसाधन है यूरेनियम। तो यूरेनियम का भी कोई मूल्य तब तक नहीं
था जब तक परमाणु को विखंडित न किया जा सका और परमाणविक शक्ति का उपयोग क्रियात्मक रूप से संभव हुआ। तो इस प्रकार इसी तरीके से वायुमंडलीय तत्वों में जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक पाए जाते हैं उनका भी हम उनको भी अज्ञात या गुप्त संसाधनों की श्रेणी में ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उपयोग की सततता के आधार पर। उपयोग की सततता का मतलब है कि धरातल पर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो दीर्घ अवधि तक उनका उपयोग है वो मनुष्य अपनी समृद्धि और कल्याण के लिए कर सकता है। इसी प्रकार कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनका उपयोग अल्पावधि में ही करके उसका उपयोग खत्म हो जाता है। तो वो संसाधन उपयोग की कितनी कंटिन्यूटी है उस संसाधन को लेके, उसके आधार पर हम संसाधनों को दो भागों में बांटते हैं, नवीकरण संसाधन या रिन्यूएबल रिसोर्सेस कह सकते हैं हम इसको, और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस इनको कहते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन या रिन्यूएबल संसाधन है, ये संसाधन सततता लिए होते हैं। इनका हम कितना ही उपयोग करें, प्रकृति से हम इसको कितना ही उपयोग करें, भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक तकनीकी अपनाकर इन रिसोर्सेस को, इन संसाधनों को हम दीर्घ अवधि तक हम इनका उपयोग है वो कर सकते हैं। जैसे आपका जल है, पवन है, सौर ऊर्जा है, मिट्टी है। मिट्टी के जो ह्यूमस है या मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको मनुष्य है वो कई सालों तक बना रख सकता है। इसी तरीके से आपकी कृषि फसलें हैं, मानव संसाधन है, ये सारे वो संसाधन हैं जिनका अगर मनुष्य चाहे तो भौतिक, यांत्रिक और रासायनिक तकनीकी अपनाकर उसको दीर्घ अवधि तक उसके उपयोग की सततता को वो कंटिन्यूटी बना सकता है। ये सारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं उसमें हम प्लांट भी ले सकते हैं, आपके एनिमल्स ले सकते हैं, हमारा इसके अलावा आपकी जो जल विद्युत ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, सारे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। देखिए हमेशा जो ये दो संसाधन हैं जिनको हम उपयोग की सततता के आधार पर बांटते हैं, ये दोनों संसाधन अक्सर एग्जाम में इनके उदाहरण पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन से संसाधन नवीकरणीय है और अनवीकरणीय है। आपको विशेष करके इंग्लिश में ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जिनका अगर हम एक बार दोहन कर लें, एक बार यानी कि उसको उपयोग में ला दें, तो पुनः उसका उपयोग संभव नहीं है और साथ ही साथ प्रकृति में भी उनको बनने में कई लंबा समय लग जाता है। ये संसाधन एक बार प्रयोग करने के उपरांत नष्ट हो जाते हैं। जैसे आपके ईंधन के संसाधन हैं, जैसे आपका कोयला है, एक बार उसको उपयोग में ले लिया आपने, उसके बाद हम उसको पुनः उसकी पूर्ति संभव नहीं है। पेट्रोल है आपके, इसी तरीके से आपके कुछ खनिज हैं जिनका उपयोग हमने एक बार कर लिया, उसके बाद हम वापस पुनः उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो विशेष करके आपके जो जैविक ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इंजन, इन सब का उपयोग हम एक बार कर लेते हैं, उसके बाद पुनः उनको नहीं उपयोग में ला सकते हैं। साथ ही साथ प्रकृति में भी इनको बनने में एक बहुत लंबा समय, कई वर्ष लग जाते हैं, तब जाके ये संसाधन वापस बनते हैं। तो हम इनको अनवीकरण, इनकी जो अवधि होती है वो बहुत अल्प होती है। एक बार रिसोर्स यूज होने के बाद इनको हम अधिक लंबे समय तक उपयोग में ला नहीं सकते हैं। तो ये हुई बात उपयोग की सततता के आधार पर, जिसके आधार पर हमने इनको दो भागों में बांटा, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है आपका, वैसे जो पुनः पूर्ति के आधार पर जो संसाधन है उसको भी हम, जो अभी हमने पढ़ा पीछे, जो हमने अभी लेटेस्ट पढ़ा था उपयोगिता की सततता के आधार पर, इसी का ये एक भाग है। इसी में हम इसको इंक्लूड वैसे कर सकते हैं पुनः पूर्ति पर, फिर भी मैंने इनको एक अलग भाग में और बांट दिया है। पुनः पूर्ति का मतलब होता है कि वो संसाधन जिनको हम बार बार, एक तो वो होते हैं जो बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं और एक वो होते हैं जो उपयोग में नहीं लाए जा सकते। वही बात होगी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की। इसमें जो पहला जो कैटेगरी है पुनः पूर्ति के आधार पर, उसमें है पहला नष्टवान संसाधन। देखिए नष्टवान संसाधन में वे समस्त खनिज पदार्थ आते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। और देखिए उपयोग की सततता के आधार पर हमने इसको अनवीकरणीय
पर्यावरणीय संसाधनों के अंतर्गत लिया था। ठीक है, तो विशेष करके जो हमारे जैविक ईंधन है, जो कि बायोम जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका कोयला है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, ये सभी आपके जैविक ईंधन जो संसाधन है, ये नष्टवान संसाधन है। एक बार इनको उपयोग में लाके हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। आपका कोयला है, आपके पेट्रोल है, ये सभी। दूसरा जो पुनः पूर्ति के आधार पर हम बांटते हैं वो है बारंबार प्रयोग, यानी कि एक बार हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद पुनः हम उसका उपयोग और अधिक कर सकते हैं। इसमें अधिकतर हमारे जो धात्विक खनिज हैं, जैसे आपका लोहा है, तांबा है, सीसा है, जस्ता, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, इन सभी को हम बार बार एक बार रूप बदलकर हम बार बार इनको उपयोग में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका गोल्ड है, गोल्ड एक बार हमारे पास हमने बनवाया, उसको हम वापस दूसरे रूप में ढालकर वापस उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से लोहा है, तांबा है, सारे जो धात्विक जो संसाधन हैं उनको हम दोबारा तोड़ फोड़ करके गला कर वापस उपयोग में ला सकते हैं। तो जितने भी हमारे मेटेलिक मिनरल्स हैं, ये मेटेलिक मिनरल्स जो हैं वो बारंबार प्रयोग के संसाधन हैं। इनकी भी जो अवधि है वो दीर्घ अवधि हो जाती है। लंबे समय तक इन संसाधनों को हम हमारी टेक्निक्स के माध्यम से बनाए रख सकते हैं। तीसरा जो संसाधन है वो है पुनः पूर्ति के आधार पर। पुनः पूर्ति का मतलब होता है कि वो संसाधन जिनके गुण और जिनके गुणों में वृद्धि करके हम उसको कायम कर सकते हैं। जैसे हमारी खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग करके हम कृषि भूमि को हजारों वर्षों तक कृषि के योग्य बनाए रख सकते हैं। अगर हम वनों को काट देते हैं तो पुनः वन रोपण कर उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं, जिनका प्रयोग करते हुए उनको गुणों को हम कायम रख सकते हैं। ये संसाधन हमारे पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहलाते हैं। मतलब एक बार हम यूज में ले भी लें तो हम चाहें तो हम उनकी गुणवत्ता को वापस सुधार सकते हैं। इसे मिट्टी की गुणवत्ता को सुधार सकते हैं, कृषि भूमि की उत्पादकता को सुधार सकते हैं। अगर हमारा कहीं पर वन कट गए हैं, मरुस्थलीकरण हो गया है, तो हम वहां पुनः वन लगाकर वापस उसमें वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि पुनः पूर्ति हम कर सकते हैं तकनीकी के माध्यम से। और तीसरा जो प्रयोग संसाधन है वो है सनातन प्राकृतिक संसाधन, जो हमारे इस जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के अंदर सनातन रूप से हम उनका कितना ही उपयोग कर लें, ये हमेशा रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। जिसमें हमारी सौर ऊर्जा है, वायु शक्ति है, जलवायु है, जल, यानी कि हमारे जितने पंच तत्व हैं प्रकृति के, इन पंच तत्वों को हम पुनः जितना उपयोग में लाना चाहते हैं हम ला सकते हैं, और हम उनका उपयोग है वो कर सकते हैं। सूर्य शक्ति, महासागर और विस्तृत भूभाग, जलवायु ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनको मनुष्य प्रयोग तो कर लेता है परंतु उनको विनष्ट नहीं कर सकता है। नदियां भी हमारी सनातनी प्राकृतिक संसाधन है, परंतु मानव इसको कारखानों, नगरों आदि के कूड़े कचरे आदि से खराब कर देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो जितने भी संसाधन हैं, हमने विभिन्न आधारों पर अभी देखे संसाधनों को। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देती हूँ। उत्पत्ति के आधार पर, जैविक और अजैविक, स्वामित्व के आधार पर, वितरण के आधार पर, प्रयोग की दृष्टि के आधार पर, उपयोग की दृष्टि के आधार पर और पुनः पूर्ति के आधार पर। देखिए, ये सभी संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मनुष्य को समृद्ध और मनुष्य जीवन के में कल्याण लाते हैं। परंतु इन सभी संसाधनों का उपयोग मनुष्य जब एक हद तक करता है तब तक सही है। मनुष्य जैसे ही अपनी लिमिट को लांघकर इनका उपयोग करना आरंभ करता है, यही संसाधन उसके लिए हास्यता का कारण बन जाते हैं, और प्रकृति में इन संसाधनों का इससे धीरे धीरे दोहन हो जाता है, और ये संसाधन अपना जो उनका जहाँ संरक्षण होना चाहिए वहां इनका क्षरण होने लगता है। तो आगे आने वाली क्लासों में आपके
हाँ, कुछ संसाधन है, मिट्टी है, जल है, वनस्पति है। इन संसाधनों को किस प्रकार हम संरक्षित कर सकते हैं और आगे आने वाली भावी पीढ़ी है उसको हम ये संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।